नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा इन डेली करंट अफेयर्स में। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में सऊदी अरब ने मतभेद के कारण कौन से देश की तेल आपूर्ति बंद कर दी है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है पाकिस्तान, सी है मलेशिया और डी है भारत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है पाकिस्तान। देखिए, कश्मीर मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रोल या फिर ओआईसी दोफाड़ कर देने की धमकी देना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल देना बंद कर दिया है और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने दिवालिया होने से बचने के लिए 2018 में सऊदी अरब से 6.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था और कर्ज पैकेज के तहत पाकिस्तान को 3.2 अरब डॉलर का तेल उधार में देने का प्रावधान किया गया था। और हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे पर आईओसी की बैठक बुलाने को लेकर सऊदी अरब से बदजुबानी कर दी थी, जिसके बाद सऊदी अरब ने यह कार्रवाई की है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने की 75वीं वर्षगांठ जापान में मनाई जा रही है। दूसरा है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं। तीसरा है, परमाणु हथियारों की संख्या इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि के कारण काफी हद तक गिर गई, जिस पर 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 3, बी है केवल 2 3, सी है केवल 1 2 और डी है सभी 1 2 3। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो सभी ये जो तीनों कथन हैं वो सारे के सारे सही हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दूसरा है, शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम कोलंबो के प्राचीन बौद्ध मंदिर में हुआ। तीसरा है, श्रीलंका में इस बार 215 सदस्यों वाली 10वीं सदन का गठन होगा। और चौथा है, राजपक्षे, देखिए महिंद्रा राजपक्षे जो है श्रीलंका की पीपुल्स पार्टी के नेता हैं। आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1 2 4, बी है केवल 1 2 3, सी है केवल 2 3 और डी है केवल 1 2 3 4। और जिसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन है केवल 1 2 4। देखिए, 1 2 4 जो कथन है वो सही है और ये जो तीसरा कथन है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि श्रीलंका में इस बार 225 सदस्यों वाली 9वीं संसद का गठन होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की सूची में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? ए है तीसरी, बी है चौथी, सी है छठी और डी है आठवीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है चौथी। देखिए, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की सूची में मुकेश अंबानी 6.04 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर थे। और मुकेश अंबानी ने यूरोप के सबसे अमीर उद्योगपति और क्या है LBML के मालिक बर्नार्ड ऑर्नो को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। और मुकेश अंबानी से ऊपर जो हैं वो सिर्फ 3 ही उद्योगपति हैं, जिनमें से पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस अमेजन से, और दूसरे हैं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से, और तीसरे हैं मार्क जुगनबर्ग फेसबुक से, और चौथे नंबर पर हैं मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में नियुक्त किए गए गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक या फिर कैग हैं। दूसरा कथन है, गिरीश चंद्र मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने दिलवाई। और तीसरा है, इनका कार्यकाल 20 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक होगा। आपको चुनना है कि उपरोक्त में से कौन से या कौन से कथन सही है। कथन देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1 3, बी है केवल 2 3, सी है केवल 1 2 और डी है केवल 1 2 3। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वो है केवल 1 3। देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शपथ जो है वो कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन से जिले में 400 बेडों वाले कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है? ए है प्रयागराज, बी है बरेली, सी है गाजियाबाद और डी है नोएडा। और इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जो है नोएडा। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर कौन सा नारा दिया है? ए है बेरोजगारी भारत छोड़ो, बी है गंदगी भारत छोड़ो, सी है नशा भारत छोड़ो और डी है बीमारी भारत छोड़ो। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गंदगी भारत छोड़ो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान की सफलता के बाद अब देश को गंदगी मुक्त बनाने पर जोर देना होगा और यह अभियान जो है वो 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने परिवार पहचान पत्र या फिर पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है छत्तीसगढ़। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यह है हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी से निपटने की तैयारियों हेतु सुनामी रेडी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है उड़ीसा और डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है उड़ीसा। देखिए, प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में उड़ीसा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है और यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट ओशनोग्राफी कमीशन ने उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिला के नोलियासाही एवं गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयार या फिर सुनामी रेडी गांव के तौर पर घोषित किया है। सामुद्रिक आपदा सुनामी के प्रभाव से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से बचाया जाए, उसे लेकर उड़ीसा राज्य आपदा संचालन अधिकारी के द्वारा जगतसिंहपुर जिले के नोलियासाही एवं गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव को सुनामी रेडी गांव के तौर पर तैयार किया जा रहा है और इन दोनों गांवों को केंद्र सरकार के भूवैज्ञानिक मंत्रालय के राष्ट्रीय बोर्ड बैंक में अनुमोदन कर यूनेस्को की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था और ये दर्जा हासिल करने वाला उड़ीसा जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में किस देश ने एक स्मारक बनाया जाएगा? ए है श्रीलंका, बी है म्यांमार, सी है नेपाल और डी है बांग्लादेश। और उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी जो है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह स्मारक बनाया जाएगा और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ वर्ष 2021 में मनाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितनी राशि के वित्त पोषण की सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है 50,000 करोड़, बी है 1 लाख करोड़, सी है 2 लाख करोड़ और डी है 2.5 लाख करोड़। और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी जो है 1 लाख करोड़। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त के तहत 8.5 करोड़ से भी अधिक किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण सुविधा भी शुरू की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से संगठन ने साइबर हमलों के कारण उत्तरी कोरिया, चीन और रूस के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? ए है यूरोपीय यूनियन, बी है यूनेस्को, सी है विश्व बैंक और डी है आसियान। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जो है यूरोपीय यूनियन। देखिए, यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपीय संघ ने साइबर हमलों पर पहली बार प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें कथित रूसी सैन्य एजेंटों, चीनी साइबर जासूसों और उत्तरी कोरिया की एक कंपनी समेत कुछ संगठनों पर बैन लगा दिया है और जिन 6 लोगों और 3 समूहों पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें रूस की GRU सैन्य खुफिया एजेंसी भी शामिल है और यूरोपीय संघ मुख्यालय ने एक बयान में उन्हें 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर और नॉटपेटिया मालवेयर हमलों तथा क्लाउड हॉपर साइबर जासूसी अभियान के लिए जिम्मेदार बताया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, भारत के असम राज्य की जो सीमा है वो किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है?
ए है केवल बांग्लादेश की, बी है केवल भूटान की, सी है भूटान और बांग्लादेश दोनों की, और डी है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों की। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना जो उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ साथ आप हमें अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, या फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।